नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र जारी है और आपको सीधे लिए चलते हैं सत्र की तस्वीरों में। मंत्री जी बताइए, कोई कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा लापरवाही ना हो जिला चिकित्सालय में। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकती हूं क्योंकि एक महिला की बात है, लेकिन कहना ये चाहूंगी कि ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। एक महिलाओं के प्रति, शिशुओं के प्रति इसमें त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये खासकर महिलाओं की बात है तो इसमें जरूर तुरंत के तुरंत कार्रवाई में जाए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न और ये मामला इसलिए और सर्वाधिक गंभीर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में स्वास्थ्य विभाग में जब ये परिस्थिति है, ऐसी अव्यवस्था है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य जिला में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही होगी। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर में कौन कौन सी संस्थाओं ने आंगनबाड़ी बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में, एक ही वर्ष का पूछ रहा हूं, कितना पैसा दिया और मरम्मत के लिए दिया कि नए के लिए दिया? उसी तरह नीति आयोग से कितना पैसा प्राप्त हुआ, वो मरम्मत के लिए हुआ इस वित्तीय वर्ष में, मरम्मत के लिए प्राप्त हुआ कि नए बनाने के लिए प्राप्त हुआ? और खासतौर पर सीएसआर से कौन कौन सी संस्थाओं ने दिया मरम्मत या नए निर्माण के लिए? कुछ बताएंगे या जानकारी उपलब्ध करा देंगी? ये जानकारी उपलब्ध करा देंगे? जानकारी उपलब्ध हम माननीय सदस्य जी को करवा देंगे। ठीक है, जानकारी दे देंगे। दिलीप लारिया जी। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं महिला बाल विकास मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहा कि जी संगीत होगा, संगीत भी होगा और बाजा भी बजाया जाएगा। अब 5 साल तो तुम्हें संगीत तो सुनना है, का सुनना है? तो इसमें मैं प्रश्न में नहीं जानना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। इसमें उत्तर आया है कि हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में 421 आंगनबाड़ी केंद्र, 20 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें से 342 आंगनबाड़ी केंद्र और 14 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भवन संचालित है। बाकी शेष जो 79 आंगनबाड़ी केंद्र और 6 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है, जिसमें 53 आंगनबाड़ी केंद्र और 6 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि क्या ये आंगनबाड़ी भवन जो अभी नहीं बना है, 79 आंगनबाड़ी भवन केंद्र, 6 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा? क्या ये वित्तीय वर्ष में आप इसको पूर्ण करेंगे? चलिए, ठीक है। अधूरा है, कब तक पूरा कर लेंगे ये बता दीजिए बस। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि ये कब तक पूरा हो जाएगा ये बताया जाना संभव नहीं है। चलिए, ठीक। जी जी, अगला प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिसमें 53 आंगनबाड़ी केंद्र और 6 किराए से संचालित है, बाकी शेष जो 26 आंगनबाड़ी कहां संचालित है? या कागज में ही वो कार्यवाही हो रहा है? जैसे हमारे पास शिकायत में आया है कि यहाँ कहीं भी बैठा के संचालित किया जा रहा है किसी के घर में, आपके कार्यकर्ता के घर में, तो क्या ये जायज है? आप हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जो शेष है वो कब तक पूर्ण करेंगे? आप कहाँ संचालित हो रहा है ये बता दीजिए। आश्वासन दीजिए। आपको प्रश्न आ गया, कहाँ संचालित हो रहा है ये बता दीजिए। ये शासकीय भवनों में जो हाँ, शासकीय भवनों में जहाँ भवन नहीं है वहाँ संचालित हो रहे हैं, और
मैं पहले भी कही कि कब तक पूरे हो जाएंगे ये बताया जाना संभव नहीं है। नहीं, कैसे बताना जाना संभव नहीं है? बच्चों का सवाल है ये, तो आप ये भवन बताया जाना संभव नहीं है, उत्तर नहीं है। माननीय मंत्री जी, 1 महीने 2 महीने साल भर चलिए शीघ्र बोलिए। वित्तीय वर्ष में आप पूरा करेंगे? शीघ्र उसको पूरा शीघ्र किया जाएगा। बस ये संवेदनशील मामला है। जवाब आ गया। बच्चों के साथ ऐसा ना, बहुत बढ़िया जवाब आ एक गया। महिला होकर बच्चों के साथ जो हो रहा है उसके प्रति समय नहीं बता पा रहे। बता दिए, शीघ्र बनाया जाएगा, बता दिया जी। उससे अच्छा जवाब और क्या आएगा? जी, थैंक यू। श्रीमती हर्षिता बघेल, मामले बहुत छोटे छोटे, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों का है और माननीय सदस्य जी केवल समय सीमा चाह रहे हैं और बजट की कमी तो है नहीं। 1,47,000 करोड़ की बजट है और एक महिला बाल विकास केंद्र बनाने में 5-6 लाख 4 लाख बहुत ज्यादा नहीं है। आपको तो महिला बाल विकास के क्षेत्र में काम करने का पहले सवाल मिला है, आपको बड़े दिल विपक्षी भावना से मत देखिए। उनका जवाब आपने जवाब नहीं सुना। शीघ्र पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शीघ्र में 2 महीना 3 महीना, चलिए 1 महीना में चलिए आपको। हर्षिता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ मातारी और विधानसभा के पावन धरों को मैं प्रणाम करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप सदन में मुझे प्रश्न पूछने का पहला अवसर दिया, उसके लिए बहुत चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका पहला प्रश्न है सदन में, बधाई आपको। क्या माननीय खाद्य मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कुल कितने प्रदाय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? क्या संचालित हो रहे प्रदाय केंद्रों में प्रभारी के पद पर नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है? यदि नहीं तो ऐसे कितने प्रदाय केंद्र हैं जहां पर नियमित कर्मचारी पदस्थ नहीं है? पदस्थ कर्मचारियों का नाम, पदनाम, प्रदाय केंद्र पदस्थी के तिथि, जिलेवार प्रदाय केंद्रवार जानकारी देवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न चूंकि जिला राजनांदगांव और खैरागढ़ का है। राजनांदगांव जिले में 5 प्रदाय केंद्र है और खैरागढ़ जिले में 1 प्रदाय केंद्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था, नियमित कर्मचारियों की मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के नाम, पदस्थी, दिनांक एवं पदस्थ स्थापना के कारण की जानकारी देवे। हर्षिता जी, जो प्रश्न आपने किया है वो मंत्री जी उसका जवाब लिखित में दे दिए। उसमें से कुछ उद्भूत होता है, उसको करेंगे तो आपकी बात और अच्छे से आएगी। जिलेवार दिए गया है, मैंने उसमें पूछिए आप आराम से पूछिए, जितना प्रश्न पूछेंगे अवसर दूंगा। मगर जो उसमें उद्भूत होता है, जो आप चाहती हैं, उसको पूछ लेंगे तो आपको बेहतर होगा। मैं यही चाहती हूँ, यहाँ पे आपने दिया है सेकंड, उसमें नियमित कर्मचारियों के मुख्यालय की जिसमें आपने कहा था कि राजनांदगांव, छुरिया एवं डोंगरगढ़ में केंद्र प्रभारी के रूप में अनियमित कर्मचारियों को प्रभारी के रूप में पदस्थ बताया गया। क्या माननीय मंत्री जी, विभाग के नियमानुसार नियमित कर्मचारियों को उक्त केंद्रों में नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजनांदगांव जिले में प्रदाय केंद्र में 3 अनियमित कर्मचारी का वहां पे रखा गया था अध्यक्ष महोदय। उसे जैसे हमारे संज्ञान में आए, हम तीनों को बदल दिए हैं और वहां पे प्रदाय केंद्र में पात्र जो है उनको रख दिए। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। नहीं, तीसरा क्वेश्चन अभी बचा है, जिसमें मैंने पूछा था, क्या सहायक प्रबंधक एवं प्रबंधक को छोड़कर अन्य किसी पद पर पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को जिला प्रबंधक के पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो पदस्थ करने का कारण जिला प्रबंधक के पद पर पदाधिकारी कर्मचारी का नाम, पदस्थी, दिनांक, पदस्थी स्थल की जानकारी देवे। लेकिन यहाँ पे माननीय मंत्री महोदय जी का जो आंसर आया था क्वेश्चन का, तो उसमें लिखा गया था, माननीय मंत्री जी जानकारी में, महिला कर्मचारी जिनको अपनी मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान में यह लाना चाहती हूँ कि नियम के संचालक मंडल का यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के विरुद्ध है और अवैधानिक भी है, क्योंकि संचालक मंडल को सेवा नियमों से संबंधित विषय पर निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। सेवा नियम
विभाग के द्वारा अनुमोदित होने से दूसरों या कि सामान्य प्रशासन की भाग के एक परिपत्र के अनुसार यदि किसी रिक्त पद पर उनसे नीचे की श्रेणी के अधिकारी को प्रभार देने की कृपा करेंगे। यहाँ पे आपने एक चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संचालक मंडल का निर्णय हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 26/4/2005 को उसकी 14वीं बैठक में निर्णय हुआ था। उस निर्णय के अनुसार निगम प्रबंधक आवश्यकता अनुसार लेखा संवर्ग के अधिकारी को स्वतंत्र रूप से किसी भी जिले में प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ कर सकता है। इसी के हिसाब से माननीय चलिए ठीक है। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक महिला कर्मचारी जिनको अपनी पति के स्वर्गवास के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है, जो छुरिया प्रदायक केंद्र में प्रभारी बनाकर पदस्थ किया गया, तो माननीय मंत्री जी निवेदन है कि आपकी सरकार महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है, तो उक्त महिला पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यालय का निकटतम प्रदायक केंद्र पदस्थ करने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आग्रह किया, देख लीजिए। बहुत अच्छा। डॉक्टर चरणदास महंत जी के स्थान में श्री लखेश्वर बघेल 2 प्रश्न करेंगे आप महंत जी के बदले में। ये तो इनके पार्टी निर्णय करेगा। मैं तो सिर्फ प्रश्न करा सकता हूँ। आप अनुमति देंगे, सामने बैठ के खड़े होकर भी वो प्रश्न कर सकते। वो स्थायी तौर पे गायब है, आप स्थायी तौर पे बैठ जाओ। वो भी समय आएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धान का अवैध भंडारण एवं परिवहन से संबंधित है और इस वर्ष 21 कुंटल जो आपके सरकार के द्वारा जो की गई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में अवैध परिवहन हुआ है। 817 प्रकरण दर्ज की गई है और जिसमें 37,717 कुंटल 54 किलो धान की जब्त की गई है। मैं इस मंत्री जी से जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब्त किए गए धान का निराकरण किस प्रकार किया गया, और दूसरा, इन 817 प्रकरण में सबसे बड़ा प्रकरण मुंगेली का है जो अनुक्रमांक 278 में 800 कुंटल धान का। कृपया इस प्रकरण में बारे में बताएं कि जांच में क्या क्या पाया गया और क्या कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 817 प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें 37,717.54 क्विंटल धान जब्त हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मंडी के नियम के तहत 253 प्रकरण का निराकृत किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय, और लंबित प्रकरण है 564, ये प्रक्रिया में है अध्यक्ष महोदय, इसका भी निराकरण का प्रक्रिया चल रहा है। माननीय लखेश्वर जी ने मुंगेली में जो जब्त हुआ है उसके संबंध में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, उसका क्या किया गया, तो उसके बारे में बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली में इस तरह कुल सभी जिलाओं का है माननीय अध्यक्ष महोदय। मुंगेली में थोड़ा ज्यादा धान जब्त हुआ है। निराकरण हो गया कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। ये प्रक्रिया में है, इसका भी निराकरण। चलिए दूसरा प्रश्न। हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में 220 चेक पोस्ट बनाए थे, उसके बावजूद भी कई कर्मचारी अधिकारी तैनात की गई थी, इसके बावजूद भी इतनी मात्रा में धान आना बड़ा चिंताजनक विषय है। तो इन तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध में क्या क्या कार्रवाई हुई, थोड़ा बताना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम तो एक टीम गठन किया था, जिला के ये में एक हम टीम गठन किए थे। उस टीम के लोग जो अवैध धान जब्त किया गया है वो संख्या भी हम बताए हैं, और उसका निराकरण भी मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय।
और उसमें मैं आपको बताया हूं कि कुछ प्रकरण बचा है, उसका भी हम बहुत जल्द निराकरण करा लेंगे। एक मिनट, इनका प्रश्न हो जाए। चेक पोस्ट में कर्मचारी तैनात थे ना, उसके बावजूद भी इतना परिवहन दान हुई सीमावर्ती क्षेत्र में, उड़ीसा सीमा भी हो, तो मैं सीमावर्ती क्षेत्र के मेरा गांव है, इस समय अध्यक्ष महोदय बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ीसा सीमा से हो चाहे आंध्रा से हो, बहुत ज्यादा परिवहन हुई। और जहां तक देखा गया कि चेक पोस्ट के अधिकारी हो, जो मेरे जानकारी में है, वो मतलब गंभीरता किसी ने नहीं लिया। ये क्या कारण है, ये जांच का विषय है। तो इस भविष्य में कह रहे भी दान खरीदी तो खत्म हुआ, तो भविष्य में थोड़ा इसमें गंभीरता, भविष्य में थोड़ा कठोर कदम उठाएंगे, जांच ठीक करेंगे, नाका और उसको ज्यादा मजबूत करेंगे। ये सलाह दिया जा रहा है, प्रश्न नहीं है, सलाह है। आप बैठिए। चलिए शास्त्री जी, क्या पूछना है? अवश्य करेंगे माननीय अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है। माननीय अध्यक्ष इनका सुझाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री महोदय से मैं ये जानना चाहा था कि जब धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में जब तैनात करे गए हैं, तो बाहरी क्षेत्र से धान अंदर कैसे आते? मैं ये जानना चाहता हूँ भी, काबर की मैं महासमुंद जिला के अंतिम छोर सरायपाली, जो कि उड़ीसा से लगे हुए है, और बहुत सारा धान के परिवहन उड़ीसा से हमारे छत्तीसगढ़ में आवत है। जब ये हमन टीम गठित करे हैं, तो टीम गठित करे के बावजूद इतना सारा धान हमारे छत्तीसगढ़ में काबर आवत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम टीम गठित किए थे, बैरियर लगाए थे, उसके बाद धान अंदर नहीं आए माननीय अध्यक्ष में, वही जब्त किया गया है। और धान जो खरीदी के अंदर है वहाँ अध्यक्ष महोदय, ये जो किसान है, पंजीकृत किसान है, ये लोग अपना धान बेचे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और वो खरीदी केंद्र में तो व्यवस्था था माननीय अध्यक्ष महोदय, थम से आई से ये टेस्ट करके पंजीकृत किसानों का धान ठीक खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक, आप कहोगे, आप पूछ लो। माननीय मंत्री जी, हमारे पूर्व सवाल पूछे रही साहब, आप लोग तो बता रहा कि 3 लाख हेक्टर जमीन यहाँ रकबा कम हो है, लेकिन धान की बिक्री बढ़ा थे। अरे तो एक बैठा थोड़ा सुन मैं पूछा चाहता, जब रकबा कम हो थे, धान बढ़ा थे, कहीं न कहीं धान आवत थे। यादव जी, हाँ, जब मैंने वो बातें तथ्य रखी ना, तो ये बोल रही थी किसानों को चोट ठहरा रहे हो करके, ये सामने बैठी, मतलब आप पर चोरी कर रहे थे, मतलब मान गया, समझ गया ना, ये बोल रही थी। नहीं, आप मन ये कहना चाहता दीदी, एक तरफ कहा था कि रकबा घटत है और धान के बरोबर आवत है, मतलब कहीं न कहीं चोरी होते, ये साबुत होते, और तुमन ये जानबूझ के उसने करवावत है पूरा। राम कुमार जी, हो गया आपका। आप इसी में प्रश्न है, ध्यान में लाना है। चलिए ध्यान में ले आइए, सुझाव दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, अभी सोसाइटियों में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटियों में रखा गया है। न वो स्टेकिंग पॉइंट में जा रहे हैं, न ही राइस मिल को। मौसम भी खराब हो रही है, बारिश होने के बीच में हम देख रहे हैं, और उसके बाद में सोसाइटी वाले कितने आपके जवाबदार हैं आपको मालूम है कि रात को वहां से धान को कोई ले जाए, जानवर उसको खा जाए और कुछ हो जाए, उसके बाद में आपकी जो शार्टेज आएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रश्न पूछना नहीं चाहता, ये 25 लाख मीट्रिक टन जो धान पड़ा हुआ है, उसको डिस्पोज आप कैसे करेंगे? कि राइस मिल में भेजेंगे, स्टेकिंग पॉइंट में भेजेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ा सा अधिकारियों की बैठक लेकर उसको निर्देशित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि उस धान को हम बचा सकते हैं। श्री किरण देव। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर ये जानकारी और संक्षिप्त सा प्रश्न है। क्या मुख्यमंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट सेक्टर के किन किन संयंत्रों से कितनी कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की खपत कितनी है, कितनी बिजली किस किस दर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा अन्य प्रदेशों को विक्रय की जा रही है,
भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या नवीन कार्य योजना है? प्रदेश में कितना विद्युत बिल उपभोक्ताओं से छोटे उद्योगों, वृहद उद्योगों तथा अन्य के नवंबर 2023 तक बकाया है और उनकी वसूली हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य जी ने कई प्रश्न एक साथ किए हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश का प्रश्न पूछ रहे हैं जी जी और जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये अद्भुत सहयोग है। उनकी चिंता पूरा प्रदेश है और आपकी चिंता भी पूरा प्रदेश है। तो आप जानकारी आपके पास है, उसको पढ़ दीजिए बस, सिर्फ जानकारी से सब। बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर तक कुल 14,079.566 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। इसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा से 840 मेगावाट, दूसरा विस्तार संयंत्र हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 500 मेगावाट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व से 500 मेगावाट और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा इससे 1000 मेगावाट। इस तरह से कुल ताप विद्युत उत्पादन 2840 मेगावाट और जल विद्युत से हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचा डोली से 120 मेगावाट, गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी से 10 मेगावाट, सिकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद से 7 मेगावाट, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 1.7 मेगावाट। इस तरह से जल विद्युत उत्पादन 138.7 मेगावाट इस तरह से उत्पादन है। अध्यक्ष महोदय। किरण जी, दूसरा धन्यवाद। प्रश्न छोटा करिए, स्पेसिफिक करिए। माननीय अध्यक्ष छोटा एक मिनट भाई, हर प्रश्न में खड़े होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं होता। जो प्रश्न करता है उसके पहले 3 प्रश्न करने की जवाबदारी होती है। उसके बाद मुझे लगेगा कि और प्रश्न जरूरत है तो कर लूंगा। हर बार आप नए हैं, नए नहीं, आप पुराने हो गए हैं, आपको तो समझना चाहिए। चलिए, बिल्कुल पूरा आपको अवसर मिलेगा। पूरा प्रश्न उसी में इन्वॉल्व था। उत्तर से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, इसी में चलिए पूछ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री, छोटा प्रश्न करिए जी। एक बहुत छोटा सा सवाल है। कई लोगों को, बहुत छोटे लोगों को बहुत बड़ा बिल का अमाउंट आया है, तो क्या उस पर कोई समीक्षा होगी या उसको आधा किया जाएगा, माफ किया जाएगा? ऐसी क्या योजना है? बहुत छोटे घर के लोगों को 25-25 हजार रुपए का बिल आ गया है, तो उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है, उसके विषय में परीक्षण कर लीजिए मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। बस ठीक। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा दिलचस्प है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया गया, उसके तथाकथित रिपोर्ट, तथाकथित शब्द उपयोग कर रहा, उसके तथाकथित रिपोर्ट पर 2 बिल पेश हो गए यहां विधानसभा में। बिल पारित नहीं हुआ है और विधानसभा के रिकॉर्ड में पहली बार अशासकीय संकल्प आ गया, पारित हो बना नहीं है बिल, और कि इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। अब ये बच्चा पैदा करें और मोदी जी उनका पालन पोषण करें, ये उनकी मतलब थी, ऐसा लगता है। मेरा कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, एक ही लाइन का प्रश्न है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष, जो शब्द आपको अच्छा लगे, उसको सार्वजनिक करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने निष्कर्ष दिया है और माननीय सदस्य को जो आग्रह है उस पर विचार करेंगे।
चलिए, श्री अटल श्रीवास्तव जी। महोदय, कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020 से 15 जनवरी 2024 तक कितने विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापना की मांग प्राप्त हुई? उक्त मांग के विरुद्ध कितने नए ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई और कितने ट्रांसफार्मर लगाए जाने के प्रकरण लंबित? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अजय एक प्रश्न किए, उसमें आप जवाब पढ़ेंगे तो आपको कम से कम उसमें 15 मिनट लगेगा और प्रश्न को मुझे ऐसा लगता है कि आज 25 तक आप पहुंचा सकते हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल आज 25 तक पहुंचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।